Okay, students, now we started our new topic मीटर सेतु मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को मैंने आपको पहले भी इसके नोट्स के साथ इसका एक वीडियो सेंड किया था रिलेटेड टू मीटर ब्रिज, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही, वो आपको शायद ढंग से समझ में नहीं आया, तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। तो मीटर ब्रिज बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम इस चीज को समझें। मीटर ब्रिज से पहले हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। व्हीटस्टोन सेतु जिसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं से मिलकर जो सेतु बनता है, 5वीं भुजा मध्य की भुजा होती है, और इस व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ जब हम मीटर सेतु की बात करते हैं तो मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के समान ही अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की एक युक्ति है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीटर सेतु को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है, जिसमें 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट का तार होता है। ये 1 मीटर लंबा ए और सी के बीच में जो जुड़ा हुआ है, ये 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट का तार होता है। इसी कारण से इसका नाम मीटर सेतु पड़ा है। क्यों? कई बार पूछ लिया जाता है वाइवा में क्वेश्चन कि मीटर सेतु को मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मीटर सेतु के अंदर 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। ओके, अब हम आते हैं इसकी बनावट पे। बनावट में क्या है? बनावट के अंदर सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं कि 1 मीटर लंबा जो ये तार है, ये मिश्र धातु मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन से मिलकर बना हुआ होता है, और लकड़ी के कार्डबोर्ड पर, लकड़ी के बोर्ड पे बना हुआ होता है। ये लकड़ी के बोर्ड पर ये 2 पेचों ए और सी के बीच में कसा हुआ होता है। ए और सी के बीच में ये तार यहाँ पर कसा हुआ होता है। तो ये ए और सी आपको नजर आ रहे हैं। इस ए और सी के बीच में ये 1 मीटर लंबा तार यहाँ पर कसा हुआ होता है, जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ए और सी जो एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का तार है, इससे पीतल की एल आकार की 2 पत्तियां संबद्ध है। कौन कौन सी? जी और एच। ठीक है, हमारे नोट्स में एम और एन लिखा हुआ है, तो उस एम और एन को आप चेंज करके जी और एच कर सकते हैं, या फिर यहां पर एम और एन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम में यहां चेंज कर दें एम और एन, या फिर नोट्स में जी और एच कर दें। तो यहाँ पर 2 पत्तियां ए से जुड़ी हुई है जी, और सी से जुड़ी हुई है एच। दोनों एल आकार की पीतल की पत्तियां होती हैं, और इन जी और एच पत्तियों के मध्य में एक आई आकार की पीतल की पत्ती होती है, जिसे हमने नाम भी आई दे रखा है। आ रही बात समझ में? ए के साथ एक एल आकार की पीतल की पत्ती जुड़ रही है, सी के साथ एक एल आकार की पीतल की पत्ती जुड़ रही है, और इनके बीच में एक आई आकार की पीतल की पत्ती जुड़ी हुई होती है। ठीक, यहाँ जो ये तार AC है, जो 1 मीटर लंबा तार है, इस तार के समानांतर 1 मीटर लंबा स्केल लगा हुआ होता है। मीटर स्केल, 1 मीटर लंबा मीटर स्केल इसके समानांतर लगा हुआ होता है। जो मध्य वाली पत्ती है, इस मध्य वाली पत्ती का जो पेच होता है, आई पत्ती का जो मध्य वाला पेच होता है, इससे एक धारामापी जोड़ते हैं, और धारामापी की सहायता से एक विसर्पी कुंजी या जोकी जिसे कहते हैं हम, उसे जोड़ा जाता है। जोकी का काम क्या होता है? जोकी का काम होता है इस तार के ऊपर स्लाइड करना। इस तार के ऊपर इस जोकी को चलाया जाता है, इसे टच करते हुए चलाया जाता है, जिससे धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। ओके, तो ये तो हो गई इस सर्किट की बात। अब बाह्य परिपथ की जब हम बात करते हैं, तो बाह्य परिपथ में बिंदु ए और सी के मध्य में एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल का लेखलांशीय सेल जोड़ा जाता है, RS धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है, और एक कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये इसका बाह्य परिपथ है। तो ये एक जनरल इस मीटर सेतु की बनावट हो गई, जो बनावट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो गैप है, जैसे हम गैप की बात करते हैं, जी और आई के बीच का जो गैप है, इस जी और आई के बीच के गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाता है, आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? जिसमें अलग अलग मान के प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। इस तरह का ये एक शेप होता है, ये इस तरह से डिब्बा होता है, जिसके अंदर अलग अलग मान के 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, फिर इधर 10 ओम, 20 ओम, अलग अलग मान के प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स RB जुड़ा हुआ है, जिसे हम प्रतिरोध P कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि व्हीटस्टोन पर कार्य कर रहा है, तो PQRS वही 4 भुजाएं लेनी है मेरे को, तो मैंने इसको P मान लिया। ठीक है, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है? जी और आई के बीच के रिक्त स्थान पर, I और H के बीच के रिक्त स्थान पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है S। ये S अज्ञात प्रतिरोध होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया इसको हमने यहाँ पर? Q। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कार्य प्रणाली पर हम आते हैं, बात करते हैं यहाँ कार्य प्रणाली की, कि जब हम इस जोकी को
जब हम इस कुंजी K1 को जोड़ देते हैं, K1 को जोड़ने के बाद में इस जोकी को जैसे हम इस तार पर टच करते हैं, तार पर टच करते हैं, सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर सर्किट को जोड़ा आपने, तो एक करंट इस तरह से चलती है, ये यूं इस तरह सर्किट में, इस तरह से सर्किट में फ्लो होती है। तो जैसे ही आप इसे K1 को ऑन करके इस जोकी को इस तार के ऊपर घुमाना शुरू करेंगे, तो तार पर घुमाते ही इस धारा मापी के अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, विक्षेप आना शुरू हो जाएगा। इसी अवस्था में यहां से एक ज्ञात प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। R से हम क्या करते हैं, एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस जोकी को सरकाना शुरू करते हैं तार के ऊपर। तार पर जैसे जैसे हम जोकी को टच करते हुए जाते हैं, वैसे वैसे धारा मापी में विक्षेप आता जाता है, और हम तब तक सरकाते जाते हैं जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य नहीं हो जाता। यही हमारी संतुलन अवस्था कहलाती है। व्हीटस्टोन में बताया था मैंने आपको कि धारा मापी को तब तक हमें चेंज करते जाना है, विक्षेप लाते जाना है, जब तक कि विक्षेप शून्य न आ जाए, और यही आपकी संतुलन की अवस्था है। और इसी अवस्था में जो आनुपातिक भुजाएं होती हैं, वो आनुपातिक भुजाएं आपस में समान हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस जोकी को सरकाते हैं, और कहाँ, बी बिंदु पर लाकर हम ये मानते हैं कि बी बिंदु पर आते ही इस धारा मापी के अंदर विक्षेप शून्य आ गया। तो इस बी बिंदु ने इस पूरे तार को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक तो ए बी भुजा हो गई और एक आपकी बी सी भुजा हो गई, ठीक है। तो इस ए बी भुजा को मैंने एक अलग प्रतिरोध मान लिया, और बी सी भुजा को मैंने एक अलग प्रतिरोध का नाम दे दिया। ये अभी हम देखेंगे कि ये प्रतिरोध कैसे यहाँ पर जुड़ा। तो अब मेरे पास में दो भुजाएं बन गई यहाँ पर ए बी, और ये हो गई मेरी बी सी, ठीक है। तो यहाँ जो ए बी है वो भुजा किसकी तरह कार्य कर रही है, पी की तरह कार्य करती है ए बी भुजा। तो ये भुजा किसकी तरह कार्य करती है, क्यू की तरह। ये आपका आर है, थोड़ा डायग्राम में चेंज करेंगे हम लोग, ये आपका आर है और ये आपका एस है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ, तो डायग्राम में थोड़ा सा आप चेंज कर लें। ये आपका आर है, ये आपका एस है, इसको हमने पी माना है, इसको हमने क्यू माना है। आप भी आपके डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लें इसको, ये आर, ये एस, ये पी और ये क्यू। तो चार भुजाएं हो गई आपके पास में, पी क्यू आर एस। ये चार भुजाएं आपकी मीटर सेतु की प्राप्त हो गई, जिस तरह से कि हमारे व्हीटस्टोन सेतु में भी चार भुजाएं थी। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जब आपके धारा मापी में विक्षेप शून्य आएगा, तो विक्षेप शून्य आने पर ये आनुपातिक भुजाओं का अनुपात आपस में समान हो जाएगा, दैट इज P by Q इक्वल्स टू R by S। ये कंडीशन थी आपके पास में कि P by Q इक्वल्स टू R by S। लेकिन किस कंडीशन में होगी ये, जब आपका धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा, तो उस अवस्था में आपकी P by Q इक्वल्स टू R by S मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास R तो ज्ञात है, R में कोई प्रॉब्लम नहीं है, S अज्ञात है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे P और Q देखना है, P और Q देखना है मेरे को। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L by A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे P का मान निकालना है, समझिएगा ध्यान से, तो P का मान अगर मुझे निकालना है तो P इक्वल्स टू क्या निकलेगा, रो L by A, L लंबाई है। और अगर Q का मान निकालना है तो Q इक्वल्स टू क्या निकलेगा, रो 100 माइनस L by A। भाई अनुप्रस्थ काट तो दोनों तारों के समान है, तार दोनों तारों की क्या, सॉरी, तार तो एक ही है ना, तो तार के दोनों भागों की अनुप्रस्थ काट तो यही रहेगी। उनकी जो रो है कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, वो समान रहेगी, क्योंकि तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता चेंज होगी ही नहीं। सिर्फ चेंज कौन हो रही है, लेंथ। एक तरफ L है और बची हुई लेंथ कौन हो गई, 100 माइनस L। 100 माइनस L क्यों हुई, क्योंकि तार 100 सेंटीमीटर लंबा है, 1 मीटर लंबाई का है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर ये L है तो बची हुई कितनी हो गई, 100 माइनस L। तो तुम्हारा P तो हो गया रो L by A और Q हो गया रो 100 माइनस L by A। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले P का मान रखा, तो P का मान रखा तुमने, तो P का मान कितना आया, P का मान आया तुम्हारा रो L by A, ठीक है। Q का मान कितना आया, रो 100 माइनस L by A। P का मान तो रो L by A, Q का मान 100 माइनस L by A, और ये हो गया R by S। यही हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर रो से रो कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां क्या बचा, L अपॉन 100 माइनस L बराबर R by S। ठीक, मुझे क्या निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालना है। तो S इक्वल्स क्या आ गया यहां से, 100 माइनस L by L इंटू R। तो S इक्वल्स टू 100 माइनस
L बाय, इसको थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको यहाँ पे इस जगह देख लेते हैं कि यहाँ जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस जगह पे, तो इस जगह जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ कैसे लिखूंगा, P की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी रो L बाय A, इसकी वैल्यू क्या हो गई रो 100 माइनस L बाय A, और ये हो गया R बाय S। तो रो A से रो A कैंसिल हो गया, तो L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाय S। ठीक है, अब अज्ञात प्रतिरोध अगर S का मान निकालना है तो S इक्वल्स क्या आ गया 100 माइनस L बाय L इनटू R। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, मीटर ब्रिज की सहायता से। इसमें आपको मान सिर्फ किसका रखना है, L का और R का, और L और R का मान ज्ञात करके आप अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु भी अगर देखा जाए तो एक तरह से क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक युक्ति है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मीटर सेतु की कुछ सीमाएं होती हैं, इसके कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहली कंडीशंस होती हैं कि जो यहाँ पर तांबे की पत्तियां काम में ली जाती हैं, उन तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। ठीक है, तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को नगण्य क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर इनका प्रतिरोध लिया तो फिर ये परिणाम में त्रुटियां उत्पन्न कर देता है। ये तांबे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, तो इनके प्रतिरोध को हम नगण्य लेते हैं, और नगण्य इसीलिए लेते हैं ताकि ये जो प्रतिरोध आपका प्राप्त हो रहा है उनके परिणाम में त्रुटियां उत्पन्न ना कर दे। ठीक है, इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध के स्थानों को बदल देते हैं। अगर मान लीजिए त्रुटि भी आ रही है तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करो, पहले एक बार इसको यहाँ और यहाँ लगा के R निकाल लो, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लो, फिर एक बार इसको इधर सेट कर दो और इसको इधर सेट कर दो और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लो, फिर दोनों जो मान आ रहे हैं उनका औसत ले लो, तो उससे अगर कोई त्रुटि भी आती है तो वो त्रुटि दूर हो जाती है। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि प्रयोग में जो तांबे की पत्तियां ली गई हैं उन तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है, ताकि परिणामी प्रतिरोध के मान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना आए, और अगर इस त्रुटि आ भी जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध S के स्थान को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो दो पाठ्यांक प्राप्त होंगे उन दो पाठ्यांकों का क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। ठीक, अब मीटर सेतु के जो अंत सिरे होते हैं, दूसरी इसकी फाउंडेशन क्या है, अंत सिरे, यानी ये मीटर सेतु के जो अंत सिरे होते हैं यहाँ पर तारों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा लपेटा जाता है, और अगर लपेटा जाएगा तो लंबाई में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं तो 1 मीटर लंबा तार कह रहा हूँ ना, तो 1 मीटर लंबा तार है तो उसको अगर मैं लपेटता हूँ तो या तो 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ जब तो लपेटने में आएगा वो, तो 1 मीटर से अगर वो ज्यादा हुआ तो L बढ़ा तो R के मान में कुछ त्रुटि आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अंत सिरों के कारण से जो इसकी सुग्राहिता है, सुग्राहिता का मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है, इसके परिणामों की जो शुद्धता है वो प्रभावित होगी। ठीक है, उसके प्रभावित होने के कारण से यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इसको परिणामों के प्रभाव को दूर करने के लिए, मतलब परिणाम को शुद्ध प्राप्त करने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम एक और उपकरण को काम में लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं केरी फोस्टर। क्या नाम देते हैं जिसको हम, केरी फोस्टर सेतु। केरी फोस्टर सेतु के अंदर तारों को स्टिक किया जाता है, लपेटा नहीं जाता, लपेटेंगे तो फिर वही लंबाई में परिवर्तन आएगा, तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है ना, स्टिक कर दिया जाता है, जिससे लंबाई पूरी 1 मीटर की 1 मीटर रहती है और वहां पर प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, त्रुटि नहीं आती। तो ये आपकी दूसरी बाउंडेशन हो गई। तीसरी बाउंडेशन क्या कहती है कि तार में अधिक देर तक हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। अगर आपने तार के अंदर ज्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म हो गया तो गर्म होने से उसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन आ जाएगा, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन आ गया तो परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि R बदलता है टेम्परेचर से। अगर आप ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित करोगे, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होते ही आपका जो परिणाम है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, चौथी चीज है कि जो ये आपकी जोकी है, विसर्ग कुंजी, से आप तार पर रगड़ कर नहीं चला सकते, क्योंकि अगर तार पर आप रगड़ के चलाओगे तो तार क्या होगा, धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाएगा, घिसना शुरू हो जाएगा। घिसना शुरू हो गया तो अलग अलग स्थानों पर अनुप्रस्थ काट बदल जाएगी, हो सकता है कहीं ज्यादा जोर लगा दिया वहां से पतला हो जाए, कहीं कम जोर लगा वहां मोटा ही रह जाए, तो अनुप्रस्थ काट बदलने से फिर प्रतिरोध बदल जाएगा, तो उससे भी परिणामों में त्रुटियां आ जाएगी। तो ये आपकी 4 सीमाएं हैं, फाउंडेशंस हैं मीटर सेतु की, जो हमें ध्यान रखनी है। ओके बेटा, तो मेरे हिसाब से अब ये मीटर सेतु ढंग से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।